नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का राजनीतिक विज्ञान का 8वां अध्याय देखेंगे, जिसमें हम ग्रामीण आजीविका के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हम शहर की और गांव की कल्पना करें तो क्या चीज़ें वहाँ पर प्रमुख तौर पे अलग होती हैं। तो गांव में हम बोल सकते हैं मुख्यतः कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है, जबकि शहरों में हम बोल सकते हैं कि उद्योग या सर्विसेज जो है वो प्रमुख व्यवसाय हैं। तो ज्योग्राफी या भूगोल और अर्थशास्त्र में जैसा कि हमने समझा है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। जो प्राथमिक गतिविधियाँ होती हैं, जिसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, उसमें कृषि सर्वोपरि होगा। और इसी तरीके से जो द्वितीय और तृतीय श्रेणी की गतिविधियाँ हैं आर्थिक, जिसको हम सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज या उद्योग और सर्विसेज से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज है, ये मुख्यतः शहरों में देखा जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपका कृषि जो है एक प्रमुख चीज़ है जो हम देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि आप ये यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, इस चित्र में हमने विभिन्न महीने दिखाए हैं और हर महीने में हमने बोला है कि ठीक है, शुरुआती तौर पे अगर हम यहाँ पर बात करें तो जून के महीने में बीज बोए जाएंगे, फिर फसल होगी और फाइनली ये फसल दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। तो अगर ये माना जाता है तो ये देख सकते हैं कि जो बचे हुए 4 महीने या 5 महीने का समय है, जो अंतराल है, वहाँ पर हम उनको लीन मंथ्स कहेंगे, या उन महीनों में कोई भी फसल या कोई भी खेती नहीं हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, वो उन 3-4 महीनों के लिए फ्री हो गए हैं। तो ये जो टाइम का हम बोलते हैं लीन पीरियड, जिसको हम बोलते हैं कृषि का, उसको किस तरीके से काम में लिया जा सकता है और दूसरी कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों में या दूसरी अलाइड एक्टिविटीज़ में किस तरीके से उस वर्कफोर्स को जोड़ा जा सकता है, वो समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि हमने कहा, मुख्य व्यवसाय कृषि है और कृषि में पूरे 12 महीने आपको सीजनल रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट का अवसर नहीं मिल सकता। कुछ लीन पीरियड्स होते हैं जब किसान फ्री होता है या किसान के पास कार्य नहीं होता है, तो उन समय में किस तरीके से दूसरी डाइवर्सिफाइड फील्ड से इनकम या आय का स्रोत उत्पन्न किया जा सकता है। इसी के चलते अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो जो कृषि व्यवस्था है उसको हम मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक वो जिनको लैंडलेस लेबर्स कहा गया है, मतलब उनके पास ज़मीन ही नहीं है और वो किसी और की ज़मीन पर कार्यरत हैं। दूसरा है जिनके पास छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं और तीसरा है जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं। तो जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं वो तो सिर्फ भारत में 20% जनसंख्या ऐसी है। अब ये जो बड़ी ज़मीन के पीस हैं, इस पर आप मशीन ला सकते हैं, ट्रैक्टर ला सकते हैं, आप इक्विपमेंट्स ला सकते हैं। पर मान लीजिए जो छोटा लैंड ओनर है जिसके पास 1 एकड़ या 5 एकड़ की ज़मीन है, अब अगर उसके 5 बच्चे हैं तो या तो वो पाँचों एक साथ उस ज़मीन पे काम करें, या उस 5 एकड़ की ज़मीन के 5 हिस्से हो गए और हर बच्चा एक एक हिस्से पे कार्यरत है। पर अगर हर बच्चा एक एक हिस्से पे कार्यरत है तो क्या होगा, क्योंकि वो फार्म साइज़ छोटी हो गई, वो कृषि का क्षेत्र छोटा हो गया, तो वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं आ सकते, इक्विपमेंट्स नहीं आ सकते, तो मैकेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए या तो ज़मीन को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, या फिर वो ज़मीन सिर्फ इसी काम की रह गई है कि वहाँ पर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो सकता है, मतलब आप और आपके परिवारजन के लिए जितना खाना चाहिए उतना वहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसी में हमने एक एग्जाम्पल लिया है कल्पत्तू गांव का, जो कि तमिलनाडु के पास में तटीय क्षेत्र में है। यहाँ पर जो कृषि की एक्टिविटीज़ हैं, कृषि की गतिविधियाँ हैं, उसके अलावा कई सारी और गतिविधियाँ होती हैं, जैसे बास्केट बनाने का कार्य है, बर्तन बनाने का कार्य है, ईंटों का कार्य है। हाल ही में कुछ सर्विसेज भी देखी गई हैं, पर ये सर्विसेज अब ग्रामीण क्षेत्रों में आने लगी हैं, बैंक खुलने के कारण, स्कूल, प्राथमिक चिकित्सालय खुलने के कारण। पहले ये सर्विसेज भी गांव में बहुत कम तौर पे देखी जाती थी और मुख्यतः जो फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं वो है चावल, नारियल, गन्ना और प्लेंटन की खेती यहाँ पर की जाती है। तो ये कुछ चीज़ें इस एग्जाम्पल के साथ हमने समझने की कोशिश की। अब दूसरा हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से जो किसान है वो कार्यरत होता है। अब मान लीजिए कि एक गरीब किसान है, उसने अपनी खेती के लिए लोन लिया है।
लोन से उसने बीज लिए, उर्वरक लिए, फसल हुई। अगर फसल अच्छी हो गई तो वो अपना लोन चुका पाएगा। अगर फसल अच्छी नहीं हुई, किसी वजह से मॉनसून खराब हो गया या कीड़े लग गए, पेस्ट इन्फेक्शन हो गया और मान लीजिए कि फसल नहीं हो पाती है, तो वो किसान दूसरे सीज़न के लिए उसके पास वो पैसे नहीं है चुकाने के लिए, दूसरे सीज़न में वो वापस लोन लेगा और इस तरीके से वो गरीबी के जाल में फंसता चला जाएगा। तो जो गरीब किसान है वो लोन के चक्कर में फंस के या ब्याज के उसमें गिर के वो गरीब पे गरीब होता जाएगा। दूसरी तरफ एक मान लीजिए कि अमीर किसान है, उसके पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है जिस पे वो खेती कर रहा है। अगर फसल अच्छी हुई तो अगले साल वो ट्रैक्टर खरीद सकता है, वो थोड़ी और ज़मीन खरीद सकता है। फलस्वरूप क्या होगा कि वो अगले साल और ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा। अगले साल जब वो और ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा तो वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो इस तरीके से जो अमीर किसान है वो और अमीर होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो विशेष साइकिल देखे हैं कि जो गरीब है वो और गरीबी के जाल में घिरता चला जाएगा और जो अमीर है वो और अमीर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर गरीबी और अमीरी का जो अंतर है वो बढ़ता चला जाता है। तो व्यापार जो है इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से अलग अलग समय पे अगर मॉनसून फेलियर हो रहा है, पेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, अगर बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्रॉप जो है या जो फसल है वो ख़राब क्वालिटी की उत्पन्न हो सकती है और उस ख़राब फसल की वजह से जो छोटा किसान है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरीके से हमने एक और केस स्टडी यहाँ पर देखी है नागालैंड की। तो नागालैंड की जो केस स्टडी है उसमें ये बताया गया है कि फेक डिस्ट्रिक्ट में चिजामी एक गांव है जहाँ पे चाकसांग कम्युनिटी रहती है और ये जो कम्युनिटी है ये मुख्यतः टेरेस पे कल्टिवेशन करती है या सीढ़ियों पे खेती करती है। तो अलग अलग लेवल पे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि जो पानी बह के पहाड़ी से आ रहा है वो अलग अलग लेवल पे थोड़ा थोड़ा रुक जाए और छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग यहाँ पर काम करके जो भी बिना काम की फसलें हैं जिनको वीड्स कहा जाता है उनको हटाने का कार्य कर सकते हैं और यहाँ पर सफल रूप से खेती कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जो कि कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट है। इसी तरीके से कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट का एक और अच्छा एग्जांपल है आपका अमूल कोऑपरेटिव, जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से कोऑपरेटिव एफर्ट से डेयरी प्रोडक्शन या दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जैसे मत्स्य पालन है, पशुपालन है या कृषि से जुड़ी हुई दूसरी गतिविधियां हैं जहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो ये जो कम्युनिटी लेड अप्रोच है ये निश्चित तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान प्रोवाइड करती है। आप चैनल पे बने रहिए, हम आगे के और लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे। अगर यही अध्याय आपको इंग्लिश में देखना है तो आप एग्जाम रेस यूट्यूब पे जा सकते हैं जहाँ पर यही अध्याय आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।